20 मिनट इंतजार करने के बाद वो पागल कुछ पैसे पाकर निकल पड़ा। उसे जाता हुआ देखकर युग तेजी से नदी की ओर बढ़ा और कपड़े निकालकर नदी में कूद गया। पानी में जाते ही उसने दोबारा अपने अंतर मन से बात करते हुए खुद से बोला, यार ये मूर्ति कहाँ गई? यहीं तो डाली थी उस पागल ने। बहाव भी ज्यादा तेज नहीं है, आगे देख लेता हूँ थोड़ा, पक्का वहीं कहीं होगी। गहरे पानी में जाते ही युग का पैर उस मूर्ति के ऊपर पड़ा, जो टूटे हुए हिस्से की ओर से हल्का हल्का गलना शुरू हो चुकी थी। युग फौरन उस पे से पांव हटाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। पानी थोड़ा गहरा था, उसे बहुत अच्छे से तैरना भी नहीं आता था, इसलिए उसे मूर्ति बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इसलिए वो कुछ देर के लिए रुक गया और एक लंबी सांस लेकर पानी के अंदर जोरदार डुबकी मारी। थोड़ी मशक्कत के बाद वो मूर्ति उसके हाथ में आ गई। एक ही झटके में उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। पर तभी अचानक से पानी का बहाव तेज होने लगा और वो बहते हुए गहरे पानी में चला गया। उसके हाथ पैर छटपटाने लगते हैं। नदी का पानी न चाहते हुए भी उसके पेट में जाने लगा और वो वहीं छटपटाता हुआ चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। वो डूबने लगा था। धीरे धीरे उसके हाथ पांव काम करना बंद करने लगे थे, पर फिर भी वो उस मूर्ति को अपने हाथ से जाने नहीं देता। उस एक ही पल में वो मृत्यु की ओर बढ़ने लगा। छटपटाता हुआ उसका शरीर बेजान होने लगा और मृत्यु उसे अपनी कोख में बुलाने लगी। तभी किसी ने नदी में जोरों की छलांग लगाई और डूबते हुए उसके शरीर को किसी ने पकड़ लिया। शरीर की छटपटाहट अब बंद हो चुकी थी। वो बचाने वाला एक मछुआरा था, जिसने पूरी ताकत के साथ युग को नदी से बाहर निकाला और उसे किनारे लिटाकर जोर जोर से उसका सीना दबाने लगा ताकि सारा पानी निकल जाए। युग जोर जोर से खांसते हुए जमीन पर बैठ गया और लगातार उस मछुआरे को घूरने लगा। तभी मछुआरे ने एक जोरदार झापड़ युग को मारा और फिर बोला, मरने का इतना शौक है तो किसी बिल्डिंग से कूदा करो। तुम जैसे लोगों को बचाने के चक्कर में न जाने कितने ही मछुआरे मारे जाते हैं। खुद तो डूबते ही हो, उनको भी लेकर डूबते हो। युग शर्मिंदगी से कुछ भी नहीं बोल सका। जब युग की नजर मछुआरे से हटी तो उसने देखा कि वो मूर्ति अब भी उसके हाथ में ही पड़ी थी। वो चौंक गया। उसने देखा मूर्ति का जो हिस्सा टूटा था वो हल्का हल्का पिघलना शुरू हो गया था। तभी एक चमकती हुई चीज युग के आंखों में आ पड़ी और वो झटके से उठकर खड़ा हुआ और ध्यान से उस मूर्ति को देखने लगा। मछुआरे ने आगे कुछ नहीं बोला और एक छोटे से मंदिर की ओर बढ़ने लगा। युग उसके पीछे दौड़ता हुआ बोला, सुनो भाई, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी ओर से आपके लिए कुछ है, इसे आप तोहफा समझकर रख लो। जब तक मछुआरा कुछ बोलता, युग ने उसके हाथ में एक छोटा सा काले रंग का प्लास्टिक बैग दे दिया और वहां से पुराने बाजार की ओर निकल पड़ा। अचंभव में पड़े उस 50 वर्षीय पतले दुबले मछुआरे ने जब उस झोले में झांककर देखा तो कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। झोला पैसों की एक मोटी गड्डी से भरा हुआ था। मछुआरे ने भगवान को नतमस्तक किया और बहते हुए आंसुओं के साथ घर की ओर निकल पड़ा। युग अपनी गाड़ी को लेकर तेजी से पुराने बाजार पहुंच गया और एक ऊंची सी जगह पर खड़ा होकर पूरे बाजार को देखने लगा। दोपहर में ग्राहक कम होने की वजह से हर दुकानदार खाली खाली सा महसूस कर रहा था। तभी उस ऊंची जगह पे खड़ा होकर युग चिल्लाते हुए बोला, ये मूर्ति जिस किसी को चाहिए मैं उसे ज्यादा नहीं बस 1 करोड़ में देने को तैयार हूँ। जो कोई भी उसे लेने के लिए इच्छुक है वो बिना हिचक के यहाँ आ सकता है। यही मौका है तुम सभी के पास कुछ कर दिखाने का, तो आओ ले लो जल्दी। बाजार में मौजूद दुकानदार युग को देखकर हंस पड़े। उसमें से एक ने चिल्लाते हुए भी बोला, भाई उस पागल के साथ रहकर सच में पगला गए हो क्या, जो उस पानी से भीगी हुई मूर्ति को बेचने चले आए। अब तो मूर्ति में लगा रंग भी उड़ चुका है। अरे नीचे उतर जा, कोई नहीं लेने वाला इसे। नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन फिर ना कहना कि मैंने मौका नहीं दिया तुम सबको एक भारी मुनाफा कमाने का। धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगी। जैसे लग रहा था युग कोई मदारी हो और वहाँ खड़े लोग उसके दर्शक। हर कोई उसे वहाँ गीले कपड़ों में देखकर हंस रहा था, पर युग को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। भीड़ में से वीरदास जी की आवाज आई, युग क्या कर रहे हो वहाँ? हर किसी ने वो मूर्ति देखी है, सबको उसकी कीमत का अंदाजा है और अब तो भीगने की वजह से वो खराब भी हो गई है। कोई भी फ्री में भी नहीं खरीदेगा उसे। चलो मेरी दुकान में आओ और कपड़े बदल लो। आपके पास भी मौका है वीरदास जी, क्योंकि इसके बाद मैं इसकी कीमत सीधा 3 करोड़ लगाऊंगा।
जल्दी बोलो, किसी को चाहिए ये 1 करोड़ में या नहीं? भीड़ में खड़ा सरदार अपने साथियों से धीमी आवाज में कहता है, ये लड़का बहुत ही शातिर है, इसके इस नौटंकी को देखकर इसे बेवकूफ मत समझना, कुछ तो चाल चल रहा है ये, मगर क्या, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूँ कि ये जल्दी बाजी पलटेगा। सरदार का एक साथी उसी पर हंसते हुए बोला, क्या हो गया सरदार, तुम कब से ऐसी बातें करने लगे? पहले तो तुम ही हर किसी का मजाक उड़ाया करते थे, अब क्या हो गया? सरदार कुछ भी नहीं बोलता और उसके साथी उस तमाशे को देखते हुए आपस में मजे लेने लगते हैं। तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी बोल उठा, 10 रुपए का दोगे तो मैं सौदा पक्का समझूं। हर कोई उसकी बात पे हंसने लगा, लेकिन जो कोई भी उस बाजार में युग को पहले से ही जानता था, उसे ये बात मालूम थी कि आगे कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो लोग चुपचाप भीड़ में खड़े रहे। ठीक है, अब इसका दाम 3 करोड़ हो गया है, किसी को लेना है बताओ, वरना दाम और भी बढ़ता जाएगा। भीड़ असमंजस में पड़ गई, ये लड़का करना क्या चाहता है? भीड़ को पास न आता देखकर युग उस मूर्ति पर पानी की बोतलें उड़ेलने गया। उसको मूर्ति पे पानी डालता देखकर भीड़ के कुछ लोग अपनी दुकानों पर वापस लौटने लगे। हर कोई यही बात कर रहा था कि लड़का दिमागी खेल खेल रहा है। मूर्ति अगर अच्छे दाम में बिक जाती तो उसकी चांदी चांदी हो जाती, पर मूर्ति किसी ने खरीदी नहीं, इसलिए उसने आपा खोकर उसे पानी में डाल दिया। पानी में डालकर मूर्ति को हिडोलते ही मिट्टी की परत उतरने लगी और मूर्ति के अंदर से एक चमकती हुई सुनहरे रंग की गौतम बुद्ध की मूर्ति निकली। उसे देखते ही दुकान की ओर लौटते हुए दुकानदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो वहीं जम गए। हर किसी की आंखों में चमकता हुआ वो सोना समा सा गया। पुराने बाजार के सारे बड़े धुरंधर अपने अपने उपकरण लेकर उस मूर्ति की जांच करने लगे। वीरदास जी ने भी उसकी जांच करनी शुरू की और जांच पूरी होने के बाद वो धीमी आवाज में बोल पड़े, 700 साल पुरानी मूर्ति, असंभव। युग, मैं तुम्हें 3 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। मैं 3 करोड़ 20 लाख देने को तैयार हूं, वो भी नकद, चेक। बाजार में खड़ा दूसरा व्यापारी बोल पड़ा। उसके पीछे से आवाज आई, मैं 3 करोड़ 50 लाख, क्या मैं ये सौदा पक्का समझो युग? तुम चाहो तो मैं 5-6 लाख और बढ़ा सकता हूँ। युग बैठकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो सस्ते में देने को तैयार था, पर किसी ने माना ही नहीं। अब आप लोग देख लीजिए, जो भी सबसे अच्छी कीमत देगा मूर्ति उसी की हो जाएगी। बाजार में हलचल मच गई। हर बड़ा कारोबारी उस मूर्ति को खरीदना चाहता था। पीछे खड़ा हुआ सरदार बाजार के दूसरे दुकानदारों को धीमी आवाज में बताता है, पुराने समय में अमीर लोग डाकुओं से बचने के लिए और अंग्रेजों से बचने के लिए कीमती चीजों को इसी तरह से छिपा देते थे। मिट्टी की बनी भगवान की मूर्ति कौन चुराता है, इसलिए ये मूर्ति अब तक बची रही। लेकिन इस लड़के को कैसे पता चला कि मूर्ति के अंदर एक सोने की भी मूर्ति है? पिछली बार इसे पेंटिंग के अंदर से पेंटिंग मिली थी, और अब ये, इस लड़के में कुछ तो अजीब है, किस्मत बहुत तेज है इसकी। युग ने नदी से निकलते ही उस मूर्ति की उम्र जान ली थी। उसे ये भी पता चल गया कि वो प्रभा मंडल इतना धुंधला क्यों था, क्योंकि असली मूर्ति तो अंदर थी, बाहर की मूर्ति बस केवल एक छलावा थी, जिसे इस 717 साल पुरानी मूर्ति को छिपाने के लिए बनाया गया था। मूर्ति का सच पता चलते ही युग ने ठान लिया कि उस पर हंस रहे लोगों को वो सबक सिखाकर रहेगा, इसलिए उसने आज इस तरह से तमाशा किया। उस हलचल के बीच एक आदमी ने मूर्ति को अच्छी तरह से जांच की और उसकी कीमत का अंदाजा लगाते हुए जोर से बोल पड़ा, मैं इस मूर्ति के 4 करोड़ दूंगा, लेकिन युग तुम्हें तुरंत हाँ बोलना पड़ेगा। बिना ज्यादा सोचे युग ने उस आदमी के साथ डील पक्की कर ली। बाजार में खड़े वो दुकानदार जो उस मूर्ति के लिए और भी ज्यादा कीमत देने को तैयार थे, ये देखकर वो बिल्कुल स्तब्ध रह गए। इस कारनामे के बाद आज युग पुराने बाजार के सबसे फेमस लोगों में से एक हो गया। धीरे धीरे भीड़ भी खत्म होने लगी। हर कोई अपनी अपनी दुकानों की ओर लौट पड़ा, लेकिन युग की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपना चेक लेकर युग बिना कुछ सोचे समझे बैंक पहुंच गया। आज बैंक में बहुत सारे लोग थे। वहां एक लंबी कतार लगी हुई थी। इंतजार करने में न जाने कितना वक्त लग जाए, इसलिए युग ने एक नंबर पर कॉल किया और कुर्सी पर जाकर बैठ गया और मन ही मन एक ही चीज सोचने लगा, अगर उसके पास पैसे हैं तो वो नीलामी में जाकर वहां की दुनिया को भी देख सकता है। सबसे जरूरी बात, वो कई सारे अमीर लोगों से मिल सकता है और उनसे सीख सकता है, क्योंकि आदर्शों के बिना कोई अमीर नहीं हो सकता। वो हमेशा से ही एक सक्षम व्यक्ति बनना चाहता था, लेकिन अपनी बदकिस्मती की वजह से उसने कभी सपने देखने की हिम्मत नहीं की। हाय युग! अचानक युग के पीछे से एक कोमल आवाज आई। युग खुद को पीछे देखने से रोक नहीं सका। उसने पीछे मुड़कर देखा तो
अपने सामने एक लड़की को खड़ा पाया। जान्या जोशी? युग भी खड़ा होकर उस लड़की को आश्चर्य से देखने लगा। जान्या कॉलेज के दिनों में युग की क्लासमेट हुआ करती थी और वो कॉलेज के सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। लेकिन युग की किस्मत उस वक्त इतनी नाजुक थी कि हर रोज उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता था। बहुत सारे लड़के उसके पीछे मरते थे, इसलिए कॉलेज में उसकी वजह से हर रोज किसी ना किसी का झगड़ा होता ही रहता था। जान्या को पसंद आया हर एक लड़का कभी ना कभी अस्पताल के चक्कर जरूर मारता था। युग के रूममेट्स को भी वो बहुत पसंद थी। उन सभी ने भी उसके प्यार में अस्पताल के कई चक्कर काटे। युग ने उन्हें बचाने की कोशिश करी, लेकिन अंत में वो भी पीटा गया और हॉस्पिटल भेज दिया गया। जब ये बात जान्या को पता चली तो वो उससे कई बार मिलने भी आई थी। जान्या की वजह से कैंटीन में खाना खाते हुए उस पर लड़के टूट पड़े थे और उन सब ने मिलकर युग को खूब पीटा था। आज जान्या को देखकर युग की सारी यादें ताजा हो गई थी। क्या युग और जान्या के मिलने से युग के जीवन में कोई नया बदलाव आने वाला है? युग को यहाँ जान्या के मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे देखकर कुछ देर के लिए उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो आज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही बड़ी बड़ी भूरी आंखें, वही मुलायम सफेद गाल और झरने के समान लंबे से बाल जो उसके ऊपर सुंदर लगते थे। वो लंबी थी, लेकिन उसकी हील्स ने उसकी लंबाई में थोड़ा और इजाफा कर दिया था। उसने सफेद रंग की एक साफ सुथरी और अच्छे फिटिंग वाली शर्ट पहनी हुई थी और नीचे ब्लैक कलर की जीन्स, जिस वजह से उसका घुमावदार बदन साफ साफ समझ में आ रहा था। वो देखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव से उतनी ही सख्त। युग को घूरते हुए जान्या एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो युग? युग हड़बड़ाहट में बोला, मैं यहाँ बैंक के काम से आया था। बैंक में बैंक के काम से ही आया जाता है, ना कि कैंटीन के आलू समोसे खाने। जान्या के इतना कहते ही दोनों हंसने लगे, क्योंकि उन्हें अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई। हंसते हुए जान्या बोली, यार मैं यहीं बगल में ही अकाउंटेंट की जॉब करती हूँ, इसलिए मेरा यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन तुम तो कभी दिखाई नहीं देते यहाँ। हाँ, मैं कभी कभी आता हूँ, जब कुछ जरूरत होती है तभी। वैसे युग, तुम करते क्या हो अभी? युग कुछ सोचता हुआ अपने हाथों को रगड़ते हुए बोला, सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि इसे क्या बोलेंगे। तुम बस इतना समझ लो कि मैं कुछ चीजें खरीदता हूँ और उन्हें मुनाफे पर बेच देता हूँ, ऐसा ही कुछ है मेरा काम। जान्या युग को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। युग पहले से काफी बदल गया था। कॉलेज के दिनों में उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं रहती थी, लेकिन वो अभी अच्छे कपड़ों में लग रहा था। दोनों वहां बैठ गए और अपनी बारी का इंतजार करते हुए युग बोला, वैसे तुम्हें लविश का याद है, वो क्लास मॉनिटर? वो भी मेरे साथ ही रहती है। तुम चाहो तो घर आ सकती हो, साथ में डिनर भी कर लेंगे और थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। अच्छा हाँ, नेहा भी टच में मेरे, मुलाकात होती रहती है हमारी। तुम चाहो तो हम चारों मेरे घर पर एक साथ मिल सकते हैं। अरे ये तो अच्छी बात है, मेरी भी उन दोनों से अच्छी जमती थी। कॉलेज के बाद सोचा था कि उन दोनों से मिलूंगी, लेकिन काम के चक्कर में कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई। और एक बार दूर हो जाओ तो पहले जैसे कहाँ ही मिलना होता है, टाइम ही नहीं होता किसी के पास। तभी बैंक के कैशियर के पास से एक आवाज आई, युग जी आपका नंबर है। युग भागता हुआ कैशियर के पास जा पहुंचा। वहां दो सुंदर लड़कियां बैठी हुई थी, जिनकी उम्र युग से थोड़ी ज्यादा होगी। उनके बगल में एक मोटा सा आदमी खड़ा था, उसी ने युग को वहां बुलाया था। वो मोटा आदमी जान्या को वहां रोज आते देखता था और वो उसे पसंद भी थी। कभी कभी वो उससे बात करने की कोशिश करता, पर जान्या उसे भाव नहीं देती। आज युग को जान्या के साथ देखकर उस मोटे कैशियर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने झट से युग के हाथ में पकड़े हुए चेक को छीना और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, पैसा निकालना है? नहीं, ये सारा अमाउंट मुझे अपने बैंक में ट्रांसफर कराना है। तुम्हारा चेक सही नहीं है, जाओ सही चेक लेकर आओ। नेक्स्ट। युग उसकी बात को सुनकर अचंभित होकर बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे एक बार और चेक लेकर आया था, तब तो सही था सब। आप किसी और को दिखाइए ये चेक। ओ भाई, लाइन नहीं देख रहे, इतने ढेर सारे लोग हैं, तुम्हारा ही काम करता रहा तो कल्याण हो जाएगा इस बैंक का। युग अपने ख्यालों की दुनिया में खुद बातें करता हुआ बोला, यार वीरदास जी को भी चेक दिखाया था, उन्होंने कहा कि सही है, लेकिन ये मोटा क्या बोल रहा है? ओ भाई, किन ख्यालों में खो गए? ये लो चेक अपना और हटो यहाँ से। युग की सांसें तेज हो गई। वो चेक लेकर वहां से दूर हट गया। तभी उसकी नजर जान्या पर पड़ी, जो उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, क्या हुआ युग? क्या कहा उस कैशियर ने? साला कह रहा है कि चेक सही नहीं है, सही चेक लेकर आओ। जान्या ने अपना हाथ बढ़ाया और युग ने उसके कोमल हाथों पर अपना चेक रख दिया। जान्या अकाउंटेंट थी,
उसने अपनी जिंदगी में हर तरह के चेक देखे हुए थे। चेक पर एक नजर डालते ही उसने कहा, ये तो सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तभी उसकी नजर चेक पर लिखे अंकों पर गई और वो कुछ देर के लिए बिल्कुल स्थिर सी हो गई। उसने मन ही मन खुद से बोला, ये लड़का करता क्या है जो इसके पास इतने सारे पैसे आ गए? कॉलेज के दिनों में तो हर रोज इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता था। ऐसा क्या हुआ जो इसकी किस्मत बदल गई? जानिया, अभी क्या करूं मैं? मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा ना? जानिया कुछ बोली नहीं और हाथ में चेक लेकर सीधे उस मोटे के पास पहुंच गई। मोटा उदास था। वो युग के लिए सिर्फ चीजों को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि जानिया के सामने वो उसे नीचा फील करा सके। मोटे को लग रहा था कि युग जानिया के सामने अमीर होने का नाटक कर रहा है और ये बात उसे और भी बुरी लगी। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, इसलिए उसने युग को वहां से जाने के लिए बोला था। हेलो सर, क्या गलत लग रहा है आपको इस चेक में? मुझे तो ये पूरी तरह से ठीक लग रहा है। मोटा थोड़ा असहज हो गया। जानिया को क्या जवाब दे ये उसे समझ में ही नहीं आया, इसलिए उसने झटके में बोला, इस चेक की तारीख खत्म हो गई है, पैसा अब नहीं निकलेगा। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, आप सही से चेक करिए पहले इसको। मोटा टेबल पर रखे कागज को हाथ में जोर से पकड़कर बुदबुदाया, लाइन लंबी है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी एक पर तो ध्यान नहीं दे सकता ना। उन्हें कहिए किसी और बैंक चले जाएं, ये चेक नकली है। मोटे की बातों से जानिया और भी चिढ़ गई और उसने थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये नकली है? अब है तो है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अंदर ही अंदर युग की वजह से उस मोटे का खून खौल रहा था। इतने दिनों में उसने अनगिनत बार कोशिश की, लेकिन वो जानिया को छू तक नहीं पाया और ये आम सा दिखने वाला लड़का इसके इतना करीब कैसे बैठ गया? दोनों को हंसते मुस्कुराते बातें करता देखकर उसके अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। अब उसके दिल में जानिया के लिए जो प्यार था वो भी खत्म हो चला था। उसे बस युग को नीचा दिखाना था, जिसके लिए आज वो कुछ भी करने को तैयार था। तभी जानिया के पीछे खड़ा युग जानिया के पास आकर उसके कानों में बोला, हमें चलना चाहिए। मैंने जिससे चेक लिया था, एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूँ, ताकि अगर हो सके तो मैं उससे दूसरा चेक ले सकूं। पर फिर युग के मन में ख्याल आया कि अगर उसने चेक देने से मना कर दिया तो क्या होगा? युग, तुम्हारा चेक सही है, ये एक्सपायर भी नहीं हुआ है, फिर ये कैसे कुछ भी बोले जा रहा है? मोटा खुद को कंट्रोल करते हुए हाथ टेबल पर पटक कर बोला, एक बार मैंने बोल दिया ना कि ये चेक का कुछ नहीं हो सकता तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ सारे चेक मैं देखता हूँ, मेरे कहे हुए चेक पास होते और मेरे कहे हुए ही रिजेक्ट। लड़के, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। उसका ये रवैया देखकर लाइन में खड़े लोग आपस में बात करने लगे कि वो बैंक का कर्मचारी है और उसे अपने ग्राहकों से सही बर्ताव करना चाहिए। मोटे को गुस्सा होता हुआ देख जानिया भी गुस्से से बोली, ठीक है, चेक सही नहीं है ना, मुझे तुम्हारे मैनेजर से मिलना है। कहाँ है पीयूष जी? बुलाओ उनको। मैनेजर का नाम सुनते ही मोटा डर गया, क्योंकि मैनेजर अगर यहाँ आया तो उन्हें पक्का पता चल जाएगा कि चेक सही है और उसे अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। इसलिए मोटा खुद का बचाव करते हुए बोला, मैनेजर, यहाँ हर किसी के लिए खाली नहीं बैठे हैं जो इस जैसे मामूली से लड़के के लिए अपना कीमती वक्त निकालें। आप लोगों को जाना चाहिए, वरना मैं यहाँ पुलिस बुला दूंगा और नकली चेक लाने के जुर्म में इस लड़के को जेल की भी हवा खानी पड़ेगी। मोटे को अपनी इज्जत और अपनी नौकरी दोनों ही प्यारी थी, इसलिए उसने डर का सहारा लिया, क्योंकि भारत में हर कोई पुलिस से दूर रहना चाहता है। उसे लगा कि पुलिस का नाम सुनते ही युग वहां से 9-11 हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी बात सुनकर युग बोल पड़ेगा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि पुलिस बुलाने से सच सामने आ जाएगा तो मैं खुद पुलिस को अभी कॉल करता हूँ, रुको। युग मोबाइल निकालकर नंबर डायल करने लगा। तभी बैंक में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी युग को रोकते हुए बोली, सर, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें लगता है कि हमारे सर्वर में कुछ तकनीकी खराबी है, जिस वजह से आपका चेक हमारा कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अगर आप लोग दूसरे बैंक जाकर जांच करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी समस्या का हल आपको वहां मिल जाएगा। लेकिन वो तो कह रहा है कि इनका चेक नकली है। मैम, सच कहूँ तो मेरा काम कुछ और है, इन चीजों के बारे में मुझे भी नहीं पता। मैं उनकी ओर से आप दोनों से माफी मांगती हूँ, प्लीज एक बार किसी दूसरे बैंक में भी इस चेक को दिखा दीजिए। वो लड़की जानती थी कि अगर बैंक में पुलिस आई तो उसके बैंक की बदनामी होगी और उनके व्यापार में प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वो युग और जानिया को अच्छे से समझाने की कोशिश करने लगी। लड़की के प्यार से बात करने की वजह से युग खुद की गलती ना होते हुए भी उसकी बात मान गया, लेकिन जानिया एक लड़की थी, वो दूसरी लड़कियों की प्यारी प्यारी बातों में नहीं आती, इसलिए वो चेक लेकर अड़ी रही। तभी मोटे ने वहां लगी एक छोटी सी घंटी बजा दी और बाहर खड़े 2 गार्ड मिनटों में अंदर आ गए। मोटे को पता था कि अगर उसका सच खुल गया तो वो कहीं का नहीं रहेगा। मोटे ने गार्ड्स को इशारा किया
कि वो युग को यहाँ से बाहर निकाले। जैसे ही गार्ड युग की ओर बढ़े, वैसे ही जान्या ने युग को गले लगा लिया और धीमी आवाज में उसके कानों के पास आकर कहा, ये तुम्हें तो हाथ लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। जब हमने कोई गलती ही नहीं की तो भला हम क्यों जाएं? जान्या ने जैसे युग को गले लगाया, वैसे ही युग का शरीर शांत हो गया। उसे लगा नहीं था कि यहाँ ऐसा भी कुछ हो जाएगा। आसपास जो कुछ भी हो रहा था, कुछ देर के लिए युग वो सारी चीजें भूल गया। ये देखकर मोटा गुस्से से पगलाने लगा और उसने अपनी बगल में रखी एक खाली फाइल गुस्से में आकर फाड़ दी। तभी मेन गेट से होते हुए एक 40 वर्षीय 6 फीट लंबा आदमी अंदर आया और दूर खड़ा वहां के लोगों को देखने लगा। उसने नीले रंग की एक कोट पहनी हुई थी और बिल्कुल वैसी ही एक पैंट। उसे देखते ही बैंक में काम करने वाले सारे कर्मचारी खड़े हो गए और जान्या ने खुद को युग की बाहों से अलग कर लिया। आखिर कौन था वो आदमी? क्या जान्या युग को बचा पाएगी या फिर युग किसी नई मुसीबत में फंसने वाला है?